हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे देख रहे हैं आज का वीडियो कितना मजेदार होने वाली है, क्योंकि हम आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का अगला भाग को। इस देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी का हम पहला भाग में 1 से 10 क्वेश्चन तक अपलोड कर दिए हैं और दूसरा भाग में 10 से 11 से 20 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और तीसरा भाग में अभी हम आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा शुरू से अंत तक और लाइन बाय लाइन एकदम पूरा सिंपल भाषा में हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारे इस चैनल पर अगर जो नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से और आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेकर के आता रहूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है। 21 कहा है मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डाले। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा तो दिया रहेगा मैंगनीज का उपयोग क्या है, इसके बारे में बताइए, इस पर प्रकाश डाले। तो मैंगनीज क्या है? मैंगनीज एक महत्वपूर्ण धातु है। मैंगनीज धातु है जिसका उपयोग मुख्य रूप से लोहा इस्पात बनाने में होता है। मैंगनीज क्या है? एक धातु है जिसका उपयोग किस चीज में होता है? लोहा इस्पात बनाने में होता है। इस्पात की मजबूती और चमक बढ़ाने के लिए मैंगनीज को मिलाया जाता है। कोई भी लौह इस्पात है उसमें अगर चमक लाना है, देखते हैं लोहा में थोड़ा सा चमक रहता है, तो चमक कैसे आता है? उसमें मैंगनीज मिला दिया जाता है। तो इस्पात में मैंगनीज क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? चमक बढ़ता है, इसलिए मिलाते हैं। इसका प्रयोग बैटरी, कांच, रसायन, रंग, कृषि उर्वरकों में भी किया जाता है। ये सब क्या है? मैंगनीज का उपयोग है। लौह इस्पात में लोहे के चमक को बढ़ाने के लिए, बैटरी में, कांच में, रसायन में, रंग में, कृषि उर्वरक में भी क्या किया जाता है? मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। रेलवे ट्रैक और मशीनों को उपकरणों को मजबूत बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में मैंगनीज अधिकतर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाया जाता है। यह देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक खनिज है। मैंगनीज का उपयोग बता दिए प्यारे बच्चों, कहां मैंगनीज कहां पाया जाता है, यही बता दिए हैं। और देश के विकास में क्या है? मैंगनीज का बहुत ही बड़ा योगदान है। मुख्य बिंदु देखना है। उपयोग इस्पात निर्माण में, बैटरी और रसायन में, कांच और रंग उद्योग में, कृषि उर्वरक में और मशीनों के मजबूती के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं। कह दिया है समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समोच्च रेखा, अगर जो क्वेश्चन वाइज को देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हर एक बार बिहार बोर्ड हर एक 2 या 3 साल में क्वेश्चन को दोबारा दोहराती है। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समोच्च रेखा वह रेखा होती है जो नक्शे में उन सभी स्थानों को जोड़ती है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान होती है। जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान होती है उसको जोड़ने का काम क्या करती है? समोच्च रेखा। मानचित्र अध्ययन अगर जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें समोच्च रेखा जहां जहां पे आप लोग को देखेगा वहां पे समझ जाइए कि वो क्या कर रही है? समुद्र की ऊंचाई जो होती है उसको तल की ऊंचाई से तुलना किया जाता है। ये रेखाएं नक्शे पर पहाड़, घाटी, ढाल और ऊंचाई के अंतर को समझाने में मदद करती है कि अगर समुद्र की ऊंचाई से कोई पहाड़ कितना है, किसी तल से घाटी की ऊंचाई कितनी है, कितना ढलान है, इस अंतर को समझाने का प्रयास करती है समोच्च रेखा। रेखाएं जितनी पास पास होगी ढलान उतना तेज होगा और जितनी दूर दूर होगी ढलान उतना कम होगा। अगर समोच्च रेखा अगर जो मानचित्र में पास पास दिख रहा है इसका मतलब क्या है? ढलान क्या है? बहुत ही ज्यादा तेज है। अगर दूर दिख रहा है तो समझिएगा कि ढलान क्या है? बहुत ही कम है। समोच्च रेखाएं भूगोल सर्वेक्षण, सड़क निर्माण और सैन्य कार्यों में बहुत उपयोगी होता है। समोच्च रेखा क्या है प्यारे बच्चों? उपयोग भी होता है भूगोल संरक्षण में, मानचित्र अध्ययन में, क्योंकि मानचित्र में बताया जाता है कि समुद्र तल से कितना ऊंचाई है और किसी भी तल की इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है वो नक्शे में दिखाया जाता है। समोच्च रेखा का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य बिंदु क्या हो गया? समान ऊंचाई वाली रेखा ढलान बताती है, पहाड़ घाटी की पहचान करवाती है, नक्शे में इसका उपयोग होता है, सर्वेक्षण में बहुत ही सहायक होता है। अब प्यारे बच्चों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर दिया है कि बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। स्पष्ट कर, बिहार में आप देखते हैं कि जनसंख्या सभी जगह नहीं होती है। कहीं कहीं क्या है? जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो कहीं पर जनसंख्या बहुत ही
कम देखने को मिलता है। अब जैसे देख लीजिए कि अब पटना चल जाइए, पटना, नालंदा, ये सब जिला चल जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा पाया जाएगा। लेकिन जमुई ये सब में जाएगा क्या होगा, जनसंख्या बहुत ही कम पाया जाता है। क्यों असमान है, क्यों सभी जगह समान नहीं है जनसंख्या, क्या कारण है? तो बिहार में जनसंख्या सभी क्षेत्रों में बराबर नहीं है। गंगा मैदान वाले क्षेत्र जैसे पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर आदि अत्यधिक घनी आबादी वाले हैं, क्योंकि यहां मिट्टी उपजाऊ और पानी उपलब्ध है। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले के समय में लोग कृषि पर निर्भर रहते थे और खेती करने के लिए जहां उसको सिंचाई व्यवस्था होता था वहां क्या करता था, वे लोग ज्यादा निवास करते थे, अपना मकान बनाते थे, घरों का निर्माण करते थे। तो सिंचाई करने की सुविधा पहले किससे होती थी, पहले तो मोटर नहीं था, तो किससे होती थी, तो नदी से, नदी के पानियों से लोग सिंचाई करते थे। तो गंगा नदी बिहार से होकर जाती है, बिहार राज्य से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी बिहार के जिस जिस राज्य से होकर गुजर रही है और जहां से होकर गुजर रही है उसके जो बगल में स्थित शहर है उसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, क्योंकि बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। तो इसी प्रकार से देखिए सबसे ज्यादा पटना जनसंख्या है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, ये सभी जगहों पे क्या है, जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा होने का कारण क्या है, यहां से गंगा नदी इसके बगल से गुजरती है और मिट्टी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। वही दक्षिण बिहार की बात किया जाए, दक्षिण बिहार जैसे रोहतास, कैमूर, नवादा, जमुई में जनसंख्या घनत्व कम है। जनसंख्या घनत्व भी हम बताते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति निवास कर रहा है, 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति निवास कर रहा है, वो होता है जनसंख्या घनत्व। तो अगर जो बात किया जाए दक्षिण बिहार में, तो दक्षिण बिहार से रोहतास, कैमूर, नवादा, जमुई में जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि यहां जमीन ऊंची, सूखी और खेती कठिन है। यहां क्या है, जल की मात्रा बहुत कम रहती है, और जहां जल की मात्रा कम है, जहां से नदियां नहीं गुजरे, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं हो, तो वहां खेती कैसे होगा। तो इसी कारण क्या है कि रोहतास, कैमूर, नवादा, जमुई में जनसंख्या बहुत ही कम है। आर्थिक अवसर, उद्योग, शिक्षा, परिवहन जैसी सुविधाएं जनसंख्या को प्रभावित करती है, इसलिए बिहार में जनसंख्या असमान रूप से फैली हुई है। जहां शिक्षा है वहां ज्यादा लोग निवास करते हैं कि भाई चलो शिक्षा स्कूल है, वहां निवास करेंगे तो हमारी जो भी पीढ़ी रहेगी वो शिक्षित बनेगी। तो इस कारण से बिहार में भूमि भी असमान है, कहीं ज्यादा पर्वत है, कहीं ज्यादा नदियां है, कहीं सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा है तो कहीं सिंचाई की व्यवस्था कहीं कम है, कहीं शिक्षा का केंद्र बहुत ज्यादा है तो कहीं शिक्षा केंद्र बहुत कम है। ये सभी के कारण क्या होता है, बिहार में जो जनसंख्या है सभी जगह एक समान नहीं होती है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, मुख्य बिंदु क्या है, मैदानों में अधिक जनसंख्या होती है, दक्षिण बिहार में कम है, उपजाऊ मिट्टी का प्रभाव देखने को मिलता है, रोजगार और सुविधाएं जहां रहती है वहां जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा रहती है। जनसंख्या असमान वितरण, जनसंख्या क्या है, हर जगह असमान वितरण होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर दिया, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन की विशेषता का वर्णन करें। भारतीय रेल परिवहन, भारतीय रेलवे, अगर जो सोचो भारत में रेलवे नहीं होता तो परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाता। इतना रेल चल रहा है उसके बाद भी रेल की कमी हो जा रहा है। रेल में देखते हैं कि पूरा भरा रहता है, जनरल डब्बा तो छोड़ दीजिए, आजकल देखते हैं एसी में भी जनरल डब्बा बना देता है सब, ये स्थिति है। लेकिन फिर भी भारत रेलवे देश की आर्थिक विकास में, देश की आर्थिक परिवहन व्यवस्था में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। तो इसके बारे में जानेंगे सब विशेषता क्या है। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। दुनिया के रेलवे नेटवर्क की बात किया जाए तो भारतीय रेलवे भी एक उसमें से आएगा। यह देश के उत्तर भाग से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक शहरों, कस्बों और गांवों को जोड़ती है। वो भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर सभी दिशाओं में एक गांव को दूसरे गांव से, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम करती है। माल ढुलाई में रेल सबसे सस्ता माध्यम है, उससे वस्तु को ले जाने में रेल क्या है, सबसे सस्ता माध्यम। इसका उपयोग यात्रियों को लंबी दूरी
कम समय में पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब मान लिया बस में जाएंगे बहुत 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर, थक जाएंगे, और 2000 किलोमीटर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही रेलवे में जाते हैं एकदम आराम से, एकदम एसी डब्बा में चले गए, मस्त से एकदम घर वाला फील आता है, मजा से जा रहे हैं, हेडफोन कान में लगा लिए, एकदम गाना सदाबहार गाना सुनते चल गए, मन हुआ था एक साथ फिल्म भी देख लिए। तो ये होता है रेलवे आने से कितना सुविधा होगी, लंबी लंबी दूरी बड़ा ही कम समय में तय कर लेते हैं। रेल उद्योगों के विकास, व्यापार, पर्यटन और रोजगार में बड़ी भूमिका होती है। रेल उद्योग का विकास में, व्यापार में, पर्यटन में और रोजगार में बहुत बड़ी भूमिका होती है। लोग रेलवे में कितना कर्मचारी काम कर रहा है, लोग रोजगार देता है, रेलवे से व्यापार होता है, लोग पर्यटन भी कहीं घूमने जाते हैं तो रेल से ही जाते हैं। ये सब विशेषता है। यह आम लोगों के लिए सबसे किफायती और सुविधाजनक परिवहन है, सबसे सस्ता है और सुविधा भी मिलता है इससे। तो मुख्य बिंदु क्या हुआ, विश्व का बड़ा नेटवर्क, लंबी दूरी का सस्ता साधन है, माल ढुलाई में उपयोगी होता है, एक देश को जोड़ती है एक राज्य से दूसरे राज्य, उद्योग और व्यापार में सहायक होता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर दिया है, अगला है 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। भारत में सूती वस्त्र, पता है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा क्लास 10th में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो क्या आता है, भारत में सूती वस्त्र के वितरण का उपयोग, भारत में सूती वस्त्र पर टिप्पणी लिखें, भारत में सूती वस्त्र पर प्रकाश डालें। अब थोड़ी टॉर्च लगाकर प्रकाश डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। तो क्या है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से कपास उत्पादक क्षेत्र में विकसित हुआ है। तो कपास उत्पादक क्षेत्र में क्या होता है, सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा विकसित हुआ है, क्योंकि कपास से ही सूती वस्त्र बनाया जाता है। इसलिए जहां जहां कपास की फसल उपजती है वहां वहां सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा देखने को मिलता है। महाराष्ट्र, मुंबई, नागपुर, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, तमिलनाडु कोयम्बटूर, उत्तर प्रदेश के कानपुर और पश्चिम बंगाल प्रमुख केंद्र है इसका, क्योंकि वो सब क्षेत्र में क्या होता है, कपास की खेती होती है। सूरत और में देखते हैं ना, बिहार के कितने लोग जाते हैं काम करने के लिए, और पूछेंगे क्या कर रहे हैं तो कहेगा हम कपड़ा मिल में काम कर रहे हैं, कपड़ा बन रहा है, ये चीज बना रहे हैं। देखिए ये सब चीज क्या होता है, ये सब राज्य में कपड़ा का, सूती वस्त्र का उपयोग ज्यादा होता है। वितरण पूछ रहा है, कहां कहां पाया जाता है उसका, ये सब राज्य में। इन राज्यों में कपास की खेती, श्रमिक, बिजली, परिवहन, बाजार की बेहतर सुविधा है इन सभी राज्यों में, क्योंकि ये सब क्या है, विकसित राज्य है। महाराष्ट्र में परिवहन की सुविधा है, गुजरात में, तमिलनाडु में हो गया, उत्तर प्रदेश में क्या है, बिजली, परिवहन आसानी से, श्रमिक भी मिल जाते हैं जो कि बिहार के लोग के जाते हैं काम करने के लिए। इन उद्योग में बुनाई, कताई, रंगाई काम बड़ी मात्रा में होती है। यह भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग भी है। सूती वस्त्र उद्योग में कितने सारे मजदूर लोग काम करते हैं, तो एक प्रकार से क्या करता है, रोजगार भी देने का काम करती है। खैर वितरण के बारे में पूछा है, तो वितरण इन सभी राज्यों में होता है कि यहाँ कपास की खेती होती है और उसके सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें, बिजली, परिवहन, ये सब बाजार की उपलब्धता भी आसानी से हो जाती है। तो मुख्य बिंदु क्या देखना है, महाराष्ट्र, गुजरात प्रमुख है, कपास की यहाँ उपलब्धता होती है, श्रमिक, बिजली आसानी से मिल जाते हैं, बड़े बाजारों की व्यवस्था भी वहीं होती है, लोगों को रोजगार देने का भी काम करता है। अब प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या कर दिया, देखिए थोड़ा है ना। 26 नंबर, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के संबंध में संक्षिप्त में बताएं। नदी घाटी परियोजना, अगर जो पिछला वीडियो आप देखिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो तो बताए हैं नदी घाटी परियोजना क्या होती है, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। तो हम उसे बताए होंगे क्योंकि नदियों से एक समय में ही अनेकों लाभ लिया जाता है। अब नदी है, उससे सिंचाई भी कर रहा है, नदी में परिवहन व्यवस्था भी होता है, नदी में मत्स्य पालन भी हो रहा है, नदी के पानी को डैम बनाकर बिजली भी उत्पन्न किया जा रहा है। तो नदी से बहुत सारे लाभ लेते हैं, इसलिए नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अब कह रहा है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में संक्षिप्त में बताएं। तो बिहार में कई महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं चल रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण है। बाढ़ को भी नियंत्रित किया जाता है, बिजली उत्पादन हम बता रहे थे, नदी घाटी परियोजना सिंचाई भी किया जाता है ना।
इसमें कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन नदी परियोजना और पंचेत बांध प्रमुख है। कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना और पंचेत बांध प्रमुख है। इन परियोजनाओं से बड़ी मात्रा में खेतों को पानी मिलता है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में जल विद्युत उत्पादन भी होता है। नदी घाटी परियोजनाएं राज्य की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। नदी घाटी परियोजना क्या करती है? लोगों का जीवन और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही सहायता देती है और कृषि व्यवस्था क्या करती है? बहुत ही सरल और सुलभ बनाती है ना। ये सब मुख्य बिंदु क्या हुआ? कोसी गंडक परियोजना, सोन परियोजना, सिंचाई की भी सुविधा इससे होती है, बिजली उत्पन्न होता है, बाढ़ का भी नियंत्रण किया जाता है नदी घाटी परियोजना से। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर दिया है? हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है, लौह अयस्कों के नाम लिखें। लौह अयस्कों के नाम, कुछ क्वेश्चन क्या है दोबारा रिपीट हो रहा है। खैर, जो हम 80 क्वेश्चन ज्योग्राफी में जो बता रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि हम जो तैयार किए क्वेश्चनों की मतलब कि कह सकते हैं कि नया नवीनतम बीएसईबी के जो पैटर्न है, बीएसईबी का पैटर्न है, इस पे हम तैयार किए हैं ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो लौह अयस्कों के नाम में लिखिए। लौह अयस्क वे खनिज है जिसमें लोहे प्राप्त किया जाता है। हम बताएं, लौह अयस्क, अलौह अयस्क, जिसमें लोहे की मात्रा होती है लौह अयस्क, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती अलौह अयस्क। तो लौह अयस्क वे खनिज जिसमें लोहा प्राप्त किया, जिससे लोहा की प्राप्ति होती है, लौह अयस्क होगा। प्रमुख लौह अयस्क क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सबसे उच्च गुणवत्ता वाले अयस्क माने जाते हैं, सबसे अच्छा। भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में होता है। लौह अयस्क का सबसे प्रमुख उत्पादन कहां कहां होता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में। मुख्य बिंदु क्या है? इसका अयस्क के नाम पूछा ना, ये सब हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट है ना, झारखंड, उड़ीसा, ये सब क्या है? इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। चलिए प्यारे बच्चों, आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर दिया है? 28 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें ऐसे सामान बनाए जाते हैं जिससे लोग रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, टूथपेस्ट, चीनी, दवा आदि। उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता होता कौन है? जो किसी वस्तु का उपयोग करे, जो किसी वस्तु का इस्तेमाल करे, वो क्या होता है? उपभोक्ता होता है। और उपभोक्ता उद्योग क्या हो गया? उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु का निर्माण करना, उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु को बनाना, क्या कहता है? उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। जिस उद्योग में लोग जरूरत का सामान बनता है, लोग जरूरत के सामान का निर्माण होता है, वो होता है उपभोक्ता उद्योग। जैसे साबुन, तेल, रोजमर्रा के जीवन, रोज के जीवन में कपड़ा, जूता, टूथपेस्ट, चीनी, दवा, ये सब क्या है? उपभोक्ता उद्योग। क्योंकि हम लोग इस सब का जनरली प्रत्येक दिन उपयोग में करते हैं। ये उद्योग उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। इन उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि, पशुपालन, छोटे उद्योग से मिलता है। उपभोक्ता उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार भी देती है और बाजारों की मांग पर तेजी से निर्भर रहती है ना। ये सब हो गया। अब देखिए मुख्य बिंदु, रोजमर्रा की वस्तुएं, कपड़ा, साबुन, तेल बाजार पर निर्भर होता है। भाई बाजार से बहुत सारे कच्चा माल भी मिलेगा, तभी तो मतलब कि उसको जरूरत की सामान का निर्माण किया जाएगा। लोग रोजगार प्रदान करते हैं, जो भी इस उद्योग में काम करते हैं उसको रोजगार देती है, जीवन की भी जरूरत, बहुत सारे जरूरतें पूरा करने की काम करती है। अब प्यारे बच्चों आते हैं अगला क्वेश्चन में। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, है ना। 29, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? मनुष्य के लिए, हम लोग के लिए संसाधन क्यों? पहले समझ, संसाधन है क्या? संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति कर दे, जो हमारी जरूरतों को पूर्ति कर दे, वो क्या होता है? संसाधन। समझ में आ रहा मोहित? जो हमारे जरूरतों को पूरा कर दे वो क्या होता है? संसाधन होता है। जिससे हमारी जरूरतों को पूरा कौन कर रहा है? कोयला, लौह इस्पात उद्योग, ये सब क्या कर रहा है? हमारे जरूरतों को पूरा कर रहा है। अब देखते हैं
क्या कहा, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, हम लोगों के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। संसाधन मनुष्य के जीवन, विकास और सही गतिविधियों के लिए आवश्यक होते हैं। भोजन, पानी, घर, कपड़ा, यात्रा, खेती, उद्योग, सब कुछ संसाधन पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वन, खनिज मनुष्य को जीवन चलाने में मदद करते हैं। बिना संसाधन के ना तो विकास संभव है, ना ही अर्थव्यवस्था चल सकती है। इसलिए संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना और संरक्षण करना बहुत जरूरी है। मानव के लिए संसाधन आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए संसाधन पर ही निर्भर रहता है। सोचो यदि जल नहीं रहेगा तो क्या होगा, हवा नहीं रहेगा तो क्या होगा। इसलिए हम लोग को जल का संरक्षण करना चाहिए, वायु को प्रदूषण होने से बचानी चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारी जरूरतें हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए संसाधन पर निर्भर रहता है। इसलिए संसाधन मानव के लिए बहुत ही जरूरी है। अब प्यारे बच्चे देखना मुख्य बिंदु क्या है, जीवन के लिए जरूरी है, विकास संसाधनों पर निर्भर, उद्योग कृषि का आधार, अर्थव्यवस्था मजबूत, संरक्षण का महत्व, ये सब देखिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक। फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक। पहले समझना फसल चक्र है क्या। फसल चक्र फसलों को अदल बदल कर करके, फसलों को बदल करके लगाना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए गेहूं के फसल लगाएं, 3 महीने के बाद फिर धान के लगाएंगे, उसके बाद फिर फसल को बदल कर दूसरा फसल लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, फसल चक्रण। फसल चक्रण से क्या होता है, मृदा उपजाऊ होता है। वो मृदा संरक्षण किस प्रकार से करता है वो देखना। फसल चक्र में किसान एक ही खेत में हर मौसम में अलग अलग फसलें उगाता है। किसान क्या करता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल लगाता है। ऐसा थोड़ी बरसात के मौसम में लगा देगा गेहूं, और जहां गेहूं का मौसम उसमें लगा देगा धान, तो कहां से होगा, वो तो हो जाएगा न घर काम के न काज के दुश्मन अनाज, अनाजो नहीं होगा, नहीं उसका काम आएगा। तो किसान क्या करता है, हर एक मौसम में अलग अलग फसल उगाता है। इसमें मिट्टी की उर्वरता कम नहीं होती है और पोषक तत्व संतुलित रहते हैं। अलग अलग फसल लगाते हैं, सबका अलग अलग फसल अलग सीजन में, तो मिट्टी उर्वरता भी क्या होती है, कम नहीं होती, पोषक तत्व क्या होता है, संतुलित रहता है। एक ही फसल बार बार बोने से मिट्टी कमजोर होती है, इसलिए फसल बदलने से मिट्टी को आराम मिलता है। अब मान लो धान के फसल उपजाएं, फिर धान एक फसल उपजाएं, तो मिट्टी का क्या होगा, उर्वरता खत्म हो जाएगी। इसलिए फसल को बो देते हैं, अदल बदल करके लगाते हैं, क्या होता है, मिट्टी संतुलित रहता है, उसको आराम करने का मौका मिलता है। चलिए भाई, इससे मिट्टी कटाव भी कम होता है और कीटों की संख्या घटती है। फसल चक्र भूमि की गुणवत्ता बढ़ाता है और उत्पादन बेहतर करता है। फसल चक्रण करने से क्या होता है, मिट्टी गुण भी बढ़ता है और उपजाऊ क्षमता में भी वृद्धि करती है, फसल का उपजाऊ भी सही ढंग से होता है। तो प्यारे बच्चे देखना मुख्य बिंदु क्या, मिट्टी की उर्वरता नहीं बनी रहती है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, पोषक तत्व संतुलित रहता है, कीट रोग कम होते हैं, मिट्टी कटाव कम होता है, उत्पादन बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम ज्योग्राफी का भाग 3 बता चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से हम 30 तक बताए हैं। प्यारे बच्चों ये सब बस ये जो सीरीज जो चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है 80 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, इसको बस आप लोग देखते रहिएगा। और अगर जो पूरा ज्योग्राफी का 80 क्वेश्चन आप लोग मजबूत कर लेते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि इससे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कहीं भी बाहर जाने वाले नहीं है। और अविनाश सर आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला ही रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कहीं भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर जो आप मेरे इस चैनल से नए अभी जुड़े हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।